हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अराइव यूपीएससी विद निशु में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग इस डिस्कशन करेंगे ढे आईएएस की जो टेस्ट पेपर चलाए गए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रख के। तो उसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 करेंगे और आज हमारा टेस्ट नंबर 2 होगा इंडियन पॉलिटी, जो कि इससे पहले कल हम लोगों ने एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री के टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ और साथ ही साथ जो प्रश्न और बन सकते हैं उन पे भी हमने विस्तार से डिस्कस किया था। दोस्तों, चैनल तो ज़रूर नया है आपके लिए, आपको लगता होगा कि नया चैनल है, क्या पता कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे जो अपने अनुभव हैं, किस प्रकार से मैंने प्रीलिम्स को 2 बार निकाला और इस बार 2023 की क्या रणनीति है, उन सभी अनुभवों के साथ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे कौन से नए प्रश्न बनेंगे, इन सभी चीज़ों को मैं शेयर करूंगा आपसे, जिससे आप लोग भी समझ सकें यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ट्रेंड क्या होते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं और आप उन प्रश्नों को कैसे आप एलिमिनेट मेथड से या अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो और कूट से कैसे संबंधित इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बेहद ही जानकारी मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी समय के पहले प्रश्न से। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर सेकंड पेपर पे जो है कि हिंदी में दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्प्ले पे शो करेंगे और जूम कर लेते हैं हम इसे पूरी तरीके से। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। यानी ये 4 अधिनियम दिए हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें से कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसमें पहली बार भारतीयों को जो है कि शामिल किया गया कि आप भी जो है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें पहली बार जो है कि भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया, यानी कि सरकार के पार्ट नहीं है लेकिन वो इस सदन में रहेंगे, अर्थात गैर सरकारी सदस्य के रूप में। और उसमें 3 व्यक्तियों के जो है कि नाम बताए गए थे। लॉर्ड कैनिंग ने जो है कि बताया कि एक तो रहेंगे आपके बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा जी जो थे उस समय, और दूसरा है पटियाला के महाराजा। दूसरा कहाँ से आए थे? पटियाला के महाराजा। और तीसरे थे सर दिनकर राव। कौन थे? सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग जो है कि इसमें शामिल हुए थे और भारतीयों की यहीं से शुरुआत हो गई थी कि वो भी कानून बनाने की विधि में अब शामिल होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कूट वाला है तो थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग इसको और समझते हैं यहाँ पे। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो देसी रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, जिससे भारतीय जो संघ था या भारत संघीय व्यवस्था थी वो कभी भी स्वरूप में नहीं आ पाई अस्तित्व। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है, देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, जब देसी रियासतों ने मना कर दिया था इसीलिए प्रस्तावित जो संघीय व्यवस्था थी वो कभी भी व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में नहीं आ सकी। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। तो दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे आयोग में। और साथ ही साथ कुछ अगले प्रश्न हैं, समितियां और अध्यक्ष, जिनको भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संविधान सभा समिति थी और अध्यक्ष। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें कौन कौन सी समितियां किसको दी जाएंगी, उसके कौन अध्यक्ष होंगे, ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे संघ शक्ति की बात करेंगे तो जो संघ शक्ति समिति थी ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। प्रक्रिया नियम की बात करेंगे तो प्रक्रिया नियम यानी कि सदन कैसे चलेगा तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। कार्य संचालन की बात करेंगे तो ये के.एम. मुंशी जी के पास था। और प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे तो ये सरदार पटेल जी के पास था। यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा कि संघ शक्ति हो या फिर एक समिति और आती संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, तो दोनों में ही जो है कि संघ शब्द लगता है और संघ वाली समिति जो थी वो नेहरू जी के पास ही थी और जितनी भी प्रांतों से संबंधित समिति होगी वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। तो ऐसे भी आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर लें अगर आपको चारों प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
संविधान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? यानी किस प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया था कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी? तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था, या बेबल योजना 1945, या कैबिनेट मिशन 1946। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे कि जो गठन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस मतलब प्रस्ताव के द्वारा हुआ तो कैबिनेट मिशन 1946 सही होगा। अगर बात आती है कि संविधान सभा का जो गठन का प्रस्ताव था, यानी कि संविधान सभा के बारे में जो सुझाव दिया गया या इस प्रकार की संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये जो प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन यहाँ पे तो गठन की बात हो रही है कि संविधान सभा का जो गठन हो रहा था वो किसके अनुसार हो रहा था, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हो रहा था। तो 4 का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 तो सही सुमेलित हैं लेकिन एक यहाँ पर गलत है, तो वो आपको देखना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इस समय हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है कि यहाँ पे अस्थायी जो है कि अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग हुई तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछता है। दूसरा स्टेटमेंट है उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया जाना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये भी सही है। और अगला है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना 24 जनवरी 1950, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो राष्ट्रीय ध्वज था हमारा वो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, तो इसका आशय क्या होता है? यानी राज्यों का संघ का मतलब होता है, हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ द स्टेट लिखा गया है। तो क्या मतलब हो गया इसका? भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि न तो भारतीय राज्य भारत से अलग हो सकते हैं और न ही भारतीय संघ का निर्माण इनके कोई समझौते का परिणाम है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 बी या 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड या मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा कि असम के लिए यह प्रोविज़न किया गया 371 ख, जो असम राज्य में विशेष जो है कि दर्जा दिया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं दोस्तों ये बहुत बारीक अंतर वाले होते हैं, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, सही सुमेलित पूछा जा रहा है या सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इस पे बहुत बारीक नज़र होनी चाहिए आपकी, गिद्ध की तरह एकदम, कि नहीं हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब उसके बाद आप इसको आंसर कीजिए। जैसे संघ सरकार की बात करेंगे तो भाग 5 में दिया हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। सहकारी समिति की बात करेंगे तो भाग 9 क में दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि भाग 9 क में तो नगर निगम की बात की गई, नगर पालिका की, और भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई। तो जो सहकारी समिति है दोस्तों वो भाग 9 क नहीं, भाग 9 ख, या यूँ कहें कि 9B हम लिख सकते हैं। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। आगे राजभाषा को देखेंगे तो भाग 17 सही है, संविधान संशोधन को देखेंगे तो भाग 20 सही है, और संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 से संबंधित है, जो भाग 20 में ही वर्णित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि नगर पालिका जो है कि 9 क में है, सहकारी समिति 9 ख में है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश में प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे हिंदी में। अब यहाँ आपसे कुछ कूट को मिलान करने के लिए दे रहा है और इसको हमें मिलाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 को। विशेषता और स्रोत। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये तो हो जाएगा 2। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये 1 हो जाएगा।
समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये जापान के संविधान से ली गई है। तो इस तरीके का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है कि आप लोग जरूर पूरा तैयार करिएगा, जिस भी आप सोर्स को यूज कर रहे हो, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर आप डीडी वसु पढ़ रहे हो या फिर आप जो है कि लूसेंट पढ़ रहे हो या आप कोई सी भी पुस्तक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या किसी भी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर कवर करिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको आयोग जरूर देगा, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में आप देखेंगे तो एक प्रश्न यहाँ से जरूर रखा गया है हर साल, तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो डीपीएसपी हैं और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दोनों ही जो है कि एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक दूसरे के पूरक और संतुलन में हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपको मिनर्वा मिल्स का जो केस था, मिनर्वा मिल्स जो 1980 में आया था, तो इसी दौरान इन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसी के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है की आयु कर दी गई थी। यही है वयस्क मताधिकार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 40 में तो पंचायती राज की बात की गई है, तो ये तो जो है कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। और वहीं अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो जो गरीब वर्ग है यानी कि वंचित वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज के कमजोर वर्ग, इनके जो है कि शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन की बात की गई है, तो यह भी गांधीवादी तत्व है। वहीं अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 43B की अगर हम बात करेंगे तो 43B में क्या दिया हुआ है? सहकारी समिति दी हुई है, इसका स्वैच्छिक गठन, क्योंकि जो छोटे छोटे स्तर पे कुटीर उद्योगों की बात होती है या छोटे छोटे समूहों में जो है कि सहकारी समिति बनाना, ये सारी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 51 की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि की बात करता है और इसको उदारवादी विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, 12 का डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले व्यक्ति हैं N.A. पालकीवाला। कौन थे? N.A. पालकीवाला ने जो है कि ये संवैधानिक विशेषज्ञ थे, इन्होंने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कूट में है तो हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। पूछा जा रहा है भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, भारत जो है कि राज्यों को विभक्त कर सकता है लेकिन स्वयं अविभाज्य रहता है, यानी कि वो कभी टूटता नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है, राज्यों की यहाँ पे कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कि ए सही है और आर गलत है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मूल अधिकार असीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर मूल अधिकार पे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए या सदाचार और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के लिए भी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान आप देखेंगे तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 को छोड़ के सभी आर्टिकलों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये असीमित नहीं है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि संसद जो है कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो क्या करेगी? मूल संरचना, यानी कि जो मूल संरचना सिद्धांत दिया था केशवानंद में, उसको बिना छुए, यानी कि मूल संरचना को बिना परिवर्तित किए आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो। तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। तो 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कि केवल एक सही है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? परमादेश निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? सार्वजनिक इकाई, राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है,
परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? सार्वजनिक इकाई, राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के तहत ही क्या कर सकते हैं, परमादेश रिट को जारी नहीं किया जाता है। एक तो राष्ट्रपति और दूसरा ऑप्शन होता है आपका राज्यपाल। तो इन दोनों के खिलाफ हम राष्ट्रपति मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, ये परमादेश जारी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, सत्य कथन या सत्य कथनों का चयन कीजिए। भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। बिल्कुल सही बात है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। तो ये गलत है दोस्तों, 2/3 यहाँ पे बहुमत नहीं चाहिए होता है, केवल और केवल एक साधारण बहुमत चाहिए होता है। और साधारण बहुमत के साथ साथ क्या चाहिए होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए होती है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और साधारण बहुमत, अगर ये दो क्राइटेरिया पूरा हो गए तो नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो दूसरा गलत है, इसलिए 17 का ए आंसर हो जाएगा कि केवल ए सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर इंग्लिश में है, तो हम हिंदी में आते हैं सीधे। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है? यानी कि 3 तो मूल कर्तव्य हैं और एक मूल कर्तव्य नहीं है। पहला दिया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, बिल्कुल ये मूल कर्तव्य है। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, यह भी मूल कर्तव्य है। और स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों, बल्कि यह DPSP है और यह आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। तो ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसलिए ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें दिया हुआ है कि संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन से, इनको हमें पहचान करना है। जैसे संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन। तो अलग अलग निर्णयों में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार जो है कि जो मूलभूत ढांचा होता है संविधान का, उसकी व्याख्या की है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाँचों ही मूलभूत संरचना है। और बात आती है संविधान की मूल संरचना, ये जो आदेश था ये केशवानंद भारती केस, कौन सा केस था दोस्तों, केशवानंद भारती केस था, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 संवैधानिक मतलब 13 जजों की पीठ के माध्यम से, जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें यह निर्णय दिया गया था कि संविधान की मूलभूत ढांचा या संरचना का विचार लाया गया था। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या 44वें। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, एक तो समाजवादी हो गया, दूसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया है और तीसरा एक शब्द जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षता। क्या जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्षता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं और अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ सही कथनों की पहचान करनी है। पहला दिया है भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही बात है, यह संविधान के द्वारा की गई है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ विभाजित हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का तो विभाजन है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में न्यायिक शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है हमारे संविधान में, जिसमें सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होती है हाई कोर्ट और उसके नीचे होती है एडिशनल या अधीनस्थ कोर्ट, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है, इसको केंद्र और राज्यों में नहीं बांटा गया है, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। तो 21 का हो जाएगा ए आंसर कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट है 104 नंबर, यह जो है कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 104, जिसमें स्पष्ट भाषा में कहा गया था कि SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो अगले
10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कितने? 10 वर्ष के लिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व होता था लोकसभा में 2 सदस्यों का और राज्य विधानसभा में जो 1 सदस्य का, तो इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या राज्यसभा में है? तो स्पष्ट भाषा में ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में लोकसभा पूछा जा रहा है, तो केवल लोकसभा से समाप्त है, राज्यसभा से नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी संख्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि मूल कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया है। और कितने हैं वर्तमान में मूल कर्तव्य? तो 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। लेकिन जब इसको संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो प्रारंभ में केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य था उसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मूल रूप से हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 में जो मूल संविधान था ओरिजिनल, उसमें मूल कर्तव्यों की बात ही नहीं थी। और ये जो मूल कर्तव्य थे ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। और साथ ही साथ इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति का नाम आता है। किसी समिति का? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसे ऐड किया गया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो आर्टिकल नंबर 48A हो जाएगा। ये जो है कि DPSP के अंतर्गत वर्णित है। आर्टिकल नंबर 29 की अगर हम बात करेंगे तो ये अल्पसंख्यक के अधिकारों से संबंधित है, तो ये फंडामेंटल राइट है। बाकी 49 और 46 ये दोनों भी DPSP के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है 25 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? सकारात्मक, नकारात्मक, अंशतः सकारात्मक या सकारात्मक का गुण लिए हुए नकारात्मक भी है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए होगा कि ये पूरी तरीके से सकारात्मक है। अर्थात ये राज्य को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, समाज के वंचित वर्ग कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए कुछ सकारात्मक शक्तियाँ देती है। जबकि अगर आपसे पूछता है फंडामेंटल राइट की प्रकृति क्या है, तो ये नकारात्मक है दोस्तों। कैसी है? नकारात्मक। क्यों? क्योंकि राज्य को कुछ कर्तव्य नहीं करने देती, बल्कि उनके द्वारा विधियों को ऐसा बनाने के लिए कहती है कि जिससे मूल अधिकार हनन ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो DPSP तो आपकी हो जाती है सकारात्मक, जबकि फंडामेंटल राइट आपके होते हैं नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14, यानी ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ही प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की बात की गई है कि विधि के समक्ष समानता और विधि से समान संरक्षण, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं यही प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है? संसदात्मक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, मौलिक अधिकार भी है, पंथ निरपेक्षता भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि बुनियादी ढांचे में कौन नहीं है, तो अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है 32 वो तो है। तो केशवानंद भारती ने जो निर्णय दिया था 1973 में, इसमें कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में आप आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके संशोधन तो कर सकते हो, बशर्ते मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत यही दिखता है कि आपका मौलिक अधिकार मूलभूत ढांचे में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है? कि जहाँ पे भारत और अमेरिका दोनों ही व्यवस्थाओं में समान पाया जाता है। जैसे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो राज्यों को मिली हैं। अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, तो ये अमेरिका में है, लेकिन भारत में केंद्र को प्राप्त है। केंद्र एवं राज्यों के विवाद को सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि चाहे अमेरिका में अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो रहा है या भारत में हो रहा है, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए क्या अधिकारिता यूज करती है? तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारिता का प्रयोग करती है, अर्थात कि प्रारंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता है? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, लेकिन पद और अवसर की समानता के लिए न्याय की बात नहीं की गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर हम देखते हैं।
संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। यह बात गलत है। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो चाहे तो आप लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं, परंतु स्टेट में नहीं आता, यानी कि राज्य की विधानसभा या राज्य की विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत कि प्रारंभ केवल लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में भी कर सकते हैं। दूसरा, संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ऐसा भी नहीं है, संयुक्त बैठक भी नहीं होती है। तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। इसीलिए पूछा जा रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो हम कहेंगे न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो डी हो गया ऑप्शन इसका। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि डी ऑप्शन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, बिल्कुल नहीं। ये तो आपका जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट में 16 में दिया हुआ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी आर्टिकल नंबर 21 है, फंडामेंटल राइट्स में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो अगर आप देखोगे तो ये भी आर्टिकल नंबर 26 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की जो बात है ये इसमें संबंधित है, किसमें? डीपीएसपी में। तो ये जो है कि आपका 39 डी में लिखा हुआ है और ये डीपीएसपी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें उसकी पहचान करनी है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये जो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता है आर्टिकल नंबर 16, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। नए राज्यों का निर्माण संसद की एक शक्ति है, यह भी सही है। राज्य के नाम में परिवर्तन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, ये नहीं, ये गलत है, बल्कि ये किसके द्वारा किया जाता है? ये संसद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। हाँ, ये कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत किसी जिले के अगर नाम में परिवर्तन करना है तो उस पर राज्य विधानमंडल की शक्ति होती है या राज्य विधानसभा की, लेकिन अगर राज्य का ही नाम परिवर्तित करना है तो यह काम केवल और केवल संसद करती है, राज्य विधानसभा नहीं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का, कि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? यानी संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो जो सही जवाब हो जाएगा सी, कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 दोनों ही मिलकर संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। तो सी आंसर होगा 33 का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 34। आइए 34 को हम देखते हैं, कूट के साथ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल सही है। दोहरी सदस्यता होती है, यह भी सही है। नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है, यह भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 34 का डी सही हो जाएगा। ये नामिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी होते हैं या राजा कह दीजिए, ठीक है। और वास्तविक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं जो सबसे शक्तिशाली होते हैं। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या होता है कि ये लोग कार्यपालिका के अंतर्गत भी होते हैं सरकार के रूप में, और ये लोग विधायिका के रूप में भी होते हैं संसद के सदस्य के रूप में। और सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता ही है, इसलिए 34 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये तो सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया हुआ है, यह भी सही है आपका, ओके। और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यह भी सही है। अनुच्छेद 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 30 तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है दोस्तों अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में जो भी संस्थान है अगर उनके द्वारा धार्मिक शिक्षा चलाई जा रही है तो आपको उसमें उपस्थित होना पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 35 का डी, कि ये सही जो है कि मिलान नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, बिल्कुल सही है। संसदीय व्यवस्था में शक्ति का जो केंद्र बिंदु होता है वो कैबिनेट ही होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कैबिनेट में कुछ मुख्य जो है कि मुख्य जो मंत्रिमंडल होते हैं उनको बैठाया जाता है, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। तो ये लोग जो है कि बैठते हैं कैबिनेट में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37 को अब। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कूट के साथ है।
पूछा जा रहा है निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब बात आती है कि निवारक निरोध कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, सॉरी 32 कह रहा हूँ, आर्टिकल नंबर जो कि ये 22 हो जाएगा, 32 निकल गया मुँह से, तो 22 में आता है। और इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं, इस पे पहचान करनी है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है, बिल्कुल सही। अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है व्यक्ति को, एक ऑप्शन सही है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के द्वारा 3 महीने तक तो रखा जाता है। अगर उसे लगता है कि 3 महीने से और भी ज़्यादा रखना है तो एक सलाहकारी कमेटी होती है, उसके कहने के अनुसार ही वो 3 महीने से ऊपर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने भी समय के लिए रख सकते हैं। तो ये जो केवल 4 महीना दिया ये गलत है, तो पहला ही सही है, इसलिए 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो आर्टिकल नंबर 308, 368 और भाग कौन सा हो जाएगा 20। तो ये देखिए रोमन नंबर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि भाग हमारे 25 हैं, तो कम से कम 25 तक रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं, कि रोमन नंबर में 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, ये आप लोग गूगल पर चेक कर लीजिए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि दोस्तों आपको पता तो होता है कि ये इस भाग में है, जैसे नागरिकता भाग 2 में है, संघ भाग 5 में है, राज्य भाग 6 में है, राजभाषा भाग 17 में है, लेकिन जब प्रश्न आते हैं इस तरीके के भाग बना के तो आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि संविधान में भी रोमन भाषा का ही प्रयोग किया गया है और आपको पता ही नहीं होता है कि रोमन में वैल्यू क्या है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है और ये कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो पता तो चले कि आप लोगों को भाग के बारे में पता तो है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन की, राष्ट्रपति के पास वास्तविक सत्ता होती है, बिल्कुल सही बात है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, यह भी सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये गलत है, क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता होती है, न कि अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था होती है। और एकल कार्यपालिका होती है, यह भी सही है। तो 39 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 47। क्या कहता है ये, कि लोगों को पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए मिड डे मील योजना जो कि 1995 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को जो है कि पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग ही नहीं है। तो बेरूवारी वाद जो मामला आया था 1960 में, इसमें कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे चल के केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का मुख्य भाग है और ज़रूरत पड़ने पर ये जो है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आगे निर्णय बदला था। लेकिन जब पूछा जा रहा है कि किस मतलब निर्णय में कहा गया था कि ये संविधान का अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, तो 1960 बेरूवारी वाद का मामला था। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु जो गणतंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक लाइन आती है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की जो स्वतंत्रता होती है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी जाती है। अगला प्रश्न है 43। यहाँ पूछा जा रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39A। क्या होगा 39A। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है और मेरे पढ़ाने का जो स्किल या तरीका या मेरा जो अनुभव है वो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं। और अगर आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहते हो इस टेस्ट सीरीज से संबंधित तो बिल्कुल आपका सुझाव स्वागत योग्य है, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम एग्ज़ाम से पहले लगभग 30 से 40 प्रश्न सेट आपके सामने प्रेजेंट कर दें और आप पूरे अप्रैल के लास्ट में जाके रिवीजन कर लें और फिर पीसीएस को एकदम फोड़ के आ जाइए। एकदम फोड़ दिया, धुआं मचा दिया।
क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। पहली चीज़ कि ये जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है, आर्टिकल नंबर 200 और 201 का प्रयोग करके जो है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की अनुमति होती है राज्यपाल को। और ये जो प्रोविज़न है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति या सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। तो बात आ जाएगी 97 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 97 संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में तो जोड़ा ही गया था, साथ ही साथ एक भाग भी जोड़ा गया था जिसको हम 9B कहते हैं। और साथ ही साथ एक आर्टिकल है हमारा मूल अधिकार में 19(1)C, ठीक है, जिसमें संघ बनाने की शक्ति है, उसी में जो है कि सहकारी समिति को बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। तो ये इसने भाग में भी परिवर्तन किया, डीपीएसपी में भी परिवर्तन किया और फंडामेंटल राइट में भी परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है, बिल्कुल सही बात है। ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करती है, यह भी बात सही है। यह स्वतः लागू नहीं होते हैं, यह भी बात सही है, क्योंकि राज्य सरकार को नियम बना के इन्हें लागू करना पड़ता है। और ये न्यायोचित हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो आप इनको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, या न्यायालय नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसके पास संसाधन होंगे, पैसा होगा, नीतियाँ होंगी तो वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा, अदरवाइज उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जबकि मूल अधिकार क्या होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों को कोई हनन कर रहा है, छीन रहा है, या आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जा सकते। तो ये न्यायोचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था में पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो कितने वर्ष थी। तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989, उससे पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 21 वर्ष की जो है कि आयु का प्रयोग किया गया था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद जो पहली बार 1989 में ही चुनाव हुए थे तो उसमें 18 वर्ष के आधार पर चुनाव किए गए थे। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। हमारा हिंदी सेक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों के संबंध में चर्चा की गई है। तो संघ और इसके क्षेत्रों की जो बात है वो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है, और भाग क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे कूट दिए हुए हैं तो थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग प्रश्न को और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त हैं। नए राज्यों का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करना, यह भी सही है। विधान परिषद और विधानसभा का गठन करना, यह गलत है। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो 49 का सी हो जाएगा, और सॉरी 49 का ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया भी कि 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 एक ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संघ को परम संघ यानी कि पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा था। तो ये आपके के संथानम जी ने कहा था परम संघ। अगले प्रश्न को देखते हैं 51। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार सही काल अनुक्रम में दर्शाएं। तो जब जिस राज्य का निर्माण हुआ तो हम उस पर बात करेंगे। तो देखेंगे आप ऑप्शन में दिया हुआ है तो नागालैंड सबसे पहले बनता है 1963 में, फिर हिमाचल प्रदेश बनेगा 1971 में, फिर सिक्किम बनेगा 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश बनता है 1987 में। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे इसके कूट का मिलान करेंगे तो सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4 और फिर 2, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन से, बिल्कुल सही है। रक्त संबंध या वंशक्रम से, यह भी सही है। देशीकरण द्वारा, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब अगला 53। यहाँ पे कुछ समितियाँ दी हुई हैं और उनके प्रमुख। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियाँ और उनके प्रमुखों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा जा रहा है, तो 3 तो सही होंगी और 1 गलत होगी। तो देखते हैं क्या है। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी के पास थी, सही है यह भी। सदन समिति राजेंद्र प्रसाद के पास थी।
और दूसरा मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी साहब के पास थी। अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति एस.सी. मुखर्जी के पास थी। तो देखेंगे कि सदन समिति जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास नहीं थी, बल्कि पट्टाभी सीतारमैया जी के पास थी। पट्टाभी जो सीतारमैया जी थे उनके पास थी ये। ओके। और राजेंद्र प्रसाद के पास क्या थी, तो नियम समिति थी। क्या थी दोस्तों, नियम समिति थी इनके पास, न कि सदन समिति। तो 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखेंगे। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का जो वर्णन है वो किसमें दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 239, इसमें जो है कि संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर फिर आता है आपका 55, और यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सरकार के प्रारूप हैं और आवश्यक विशेषताएं हैं। कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। अध्यक्षात्मक शासन, शक्तियों का पृथक्करण होता है, यहाँ पे भी सही है कि यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों ही अलग अलग होती हैं, किसी में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। फिर आता है एकात्मक शासन, शक्तियों का संकलन होता है यहाँ पे, यह भी सही है। तो 55 का डी ऑप्शन हो जाएगा कि तीनों ही सही हैं, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आएगा और इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन होते हैं, बिल्कुल सही है। संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा भी संशोधन किए जाते हैं, यह भी सही है। और अगला दे रहा है संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के द्वारा भी इसको सहमति दी जाती है, तो यह भी सही है। जो ये तीसरा वाला है इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों जीएसटी के लिए। जब जो है कि जीएसटी का अधिनियम आया था तो इसमें लगभग 14 से 15 राज्यों की सहमति भी चाहिए थी, और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से ही 2/3 बहुमत से भी पारित करना था। तो ये हो जाएगा 56 का ए ऑप्शन की 1 2 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 57 अब। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित होता है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो संघवाद है वो सहकारी संघवाद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की भावना के साथ काम किया जाता है। उसके अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे नीति आयोग है, यह भी इसी तरीके से काम कर रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद है जो आर्टिकल नंबर 263 है, इसके तहत भी काम हो रहा है। जीएसटी को आप ले लीजिए, यह भी जो है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके से सहकारी संघवाद का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19। और यहाँ पे अगर हम पूछें कि आर्टिकल नंबर 359 के तहत कौन से अधिकार निलंबित होते हैं, तो जिन अधिकारों को राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा निलंबित करना चाहेंगे तो केवल वही अधिकार निलंबित होंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, या यूँ कहें कि दोनों ही परिस्थिति में, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो अब यहाँ पर बात होती है कि अगर आप देखोगे कि क्या वाकई घोषित करता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, कल्याणकारी राज्य घोषित नहीं करता है। क्या करता है दोस्तों, यही तो यहाँ समझना है कि डीपीएसपी क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की तो बात करता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, यह भी सही है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन कौन से हैं, तो न तो 1 है और न ही 2, तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल है, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता भी शामिल है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता भी शामिल है, लेकिन पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा यह शामिल नहीं है। तो 60 का हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देख। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो डी आंसर हो जाएगा, यानी 92वें संविधान संशोधन जिसको 2003 में संशोधित किया गया था, और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो पहली तो आपकी हो जाएगी बोडो नंबर 1, दूसरी हो जाएगी संथाली नंबर 2, और तीसरी हो जाएगी आपकी डोगरी,
और चौथी अगर आपकी बात होगी तो हो जाएगी मैथिली। कौन सी हो जाएगी? मैथिली। तो ये 4 भाषाएं जो है कि जोड़ी गई थी। अब आपको बताना है कि सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपको भी ये प्रश्न याद हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा 62 प्रश्न की बात करते हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह पूछा जा रहा है सही सुमेलित है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कि सेवाओं पे जो कर का प्रावधान था वो 88वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग या अनुसूचित जाति आयोग, तो दोस्तों इसका 61वां नहीं था बल्कि इसका था 89वां संविधान संशोधन 89। मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन से हुई थी और नगर निगम नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 77वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि 73वें से तो पंचायती राज आता है, 73वें से पंचायती राज आता है और 61वें से क्या होता है? वयस्क मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आता है इससे। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली का ही अंतर होता है, क्योंकि ये जो प्रणाली होती है भारत और अमेरिका में पाई जाती है, न कि ब्रिटेन में। तो ये पहला अंतर ही मुख्य था। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 15 के 5। और अगर हम बात करेंगे EWS के लिए जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में, तो वो हो जाएगा आपका 15 का 6 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? 15 का 6। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहाँ कूट दिए हुए हैं और हम छोटा कर लेते हैं इसको, पढ़ते हैं 65 को। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आर्टिकल नंबर 32, और ये स्वयं ही एक फंडामेंटल राइट है। तो यह बात तो सही लिखी हुई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, और इसी को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा भी कहा है। किसने कहा है संविधान की आत्मा? भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि ये वर्णित किया गया है। और ये जो संशोधन था इसमें कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग 15% से अधिक आप अपने मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर होता है 67, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षणात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया जो अलग से प्रयास किया जाता है, इसी को संरक्षणात्मक भेदभाव कहते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 14 के तहत किया जाता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा। और यह जो मामला है ये किससे संबंधित था? ये आपका जो मामला है ये मेनका गांधी का जो केस था, मेनका गांधी का केस 1978 में जो था उससे संबंधित यह निर्णय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो 19 में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है यही पूछ रहा है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करना और बस जाने का अधिकार, ये तो सम्मिलित है ही। संगम या संघ बनाने का अधिकार भी है। शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन का अधिकार भी है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 19 नहीं है बल्कि आर्टिकल नंबर 30 में ये वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 70 देखते हैं, मूल कर्तव्य हैं केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिकों विदेशी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो 70 का हो जाएगा ए। जब भारतीय नागरिक ही अधिकारों का सबसे अधिक मजा लेंगे तो कर्तव्य भी तो उन्हीं को दिखाने होंगे ना अपने भारतीय समाज के लिए। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न दोस्तों?
निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी, यह बात बिल्कुल सही है। वर्मा समिति यह 1999 में गठित हुई, यह भी बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें सी कि ये अशोक चंद्रा समिति है 2002 में, तो यह गलत है दोस्तों, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में गरीबी के आकलन से संबंधित थी। किससे संबंधित है ये? गरीबी के आकलन से संबंधित, तो ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही पहचानना है, भारतीय संसद संप्रभु है? जी नहीं, भारतीय संसद नहीं, बल्कि संविधान ही संप्रभु है। और संविधान में क्या कहा गया है कि भारतीय जनता ही संविधान की शक्तियों का स्रोत है। तो इसलिए देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से जनता यहाँ की संप्रभु है, न कि संसद। ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है, यह भी गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है, संसद ही संप्रभु है। एक विचारक ने तो यहाँ तक कहा है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के। यानी अगर उसका बस चले तो पुरुष को भी स्त्री बना देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसीलिए। अदरवाइज वो सबसे अधिक संप्रभु है वहाँ पे। तो अब पूछा जा रहा सत्य कथन, तो डी आंसर हो जाएगा, न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, आर्टिकल नंबर 275 में अनुदान की बातें कही गई हैं। जबकि 280 की बात करेंगे तो यहाँ पर वित्त आयोग की बात की गई है, और 263 की बात करेंगे तो ये अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। किसकी बात करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की। अगले प्रश्न को देखते हैं 74, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला ही सही हो गया कि यह स्टेटमेंट गलत है। आगे पढ़ते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यह बात सही है कि संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यह भी सही है। और इस विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, यह भी सही है। तो बस पहला स्टेटमेंट ही गलत है कि इसको लोकसभा ही नहीं बल्कि साथ ही साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का एक दोष है? बहुमत वाले दल का शासन होता है, अस्थायी सरकार, दोहरी कार्यकारिणी, निचले सदन का विघटन होना। तो देखिए यहाँ पे होता है कि संसदीय व्यवस्था में अस्थायी सरकार ज़्यादा देखने को मिलती है, कि जिसके पास विधायक या सांसद ज़्यादा है वो सरकार बना लेगा। लेकिन आजकल हॉर्स ट्रेडिंग भी की जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है घोड़े खरीदना नहीं, बल्कि सांसदों को खरीदना, चोरी छुपे सांसदों को कब्जे में रख लेना, उनको खरीद लेना, सरकार बदल देना। तो ये अस्थायी सरकार इसमें बहुत होती है, इसीलिए संसदीय व्यवस्था का ये दोष माना जाता है। आप भारत में अगर आप देखोगे 1990 के दशक से लेकर 2010 तक में बहुत ज़्यादा जो है कि अस्थायी सरकार का कार्य देखने को मिलता है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार बना पाए थे, नरसिम्हा राव भी जो है कि मुश्किल से 1 आध साल रहे, फिर चंद्रशेखर जी भी 1 आध साल रहे। तो क्यों? क्योंकि अस्थायी सरकार का प्रावधान इसमें मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 245, जबकि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 ये तीनों ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत यानी कि मौलिक ढांचा घोषित किया गया, लेकिन 245 को मौलिक ढांचा नहीं घोषित किया गया है। और अगले प्रश्न को देखते हैं 77, भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसके विस्तृत होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? भारत का भौगोलिक विस्तार और विविधता, बिल्कुल सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव था इस पर, यह भी सही है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यह भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से भारत के संविधान को बहुत बड़ा या बहुत विस्तृत बनाना पड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है? यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, यह भी सही है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार को क्षमता प्रदान करता है, यह भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कार्य संविधान के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक अस्थायी मतलब स्थायी कूड़ा घर कहा है? तो ये जो है कि किसने कहा डीपीएसपी के बारे में? तो टीटी कृष्णामाचारी साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
डीपीएसपी आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय है और डीपीएसपी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये आपातकाल में परिवर्तनीय है ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इसको इन्फोर्स करे या ना करे। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, इसलिए 80 का बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 81 देखेंगे। पंडित नेहरू ने देश द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? पहली बात कि पेश तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पेश की अगर बात करें कि कब पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, और उसको प्रस्तुत करने के बाद कब उसे पारित किया गया या स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जरा इसको देखते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 यह भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 25 में तो धर्म के आचरण की स्वतंत्रता है। अगर आप बात करोगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की तो ये आर्टिकल नंबर 26 में दिया हुआ है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी भी सही है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 में है, तो यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 83। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो नवंबर 1946 में हुआ था क्या? तो आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना 11 दिसंबर 1946 था। अभी मैंने बताया कि 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ था, न कि 11 दिसंबर। तो बी वाला ही गलत है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद, किसको? सच्चिदानंद जी, इनको जो है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है। संसद के सदन की बैठकों में गणपूर्ति अर्थात कोरम आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। 85 प्रश्न देखते हैं। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा कि आर्टिकल नंबर 50 के द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। जबकि 51 की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, और 47 की बात करेंगे तो ये लोक स्वास्थ्य की बात करता है। किसकी? लोक स्वास्थ्य की बात करता है। और 49 में क्या दिया है? तो राष्ट्रीय स्मारक जो होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक स्थान या वस्तुओं, इनका संरक्षण भी करना होता है, ये राज्य का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है आपका 87। थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग इसको, आप पढ़ते हैं। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके केवल 5 क्षेत्रों पे ही रिट दायर कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय क्या करती है? हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करके 5 रिटों के अलावा भी अन्य क्षेत्रों पर भी रिट दायर करती है। तो ये इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत है। संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है क्या? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही सही है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 होगा। आइए, तो ये तो इंग्लिश वर्जन है, हम लोग हिंदी वर्जन में चलते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है? तो कौन कौन सम्मिलित है? साधारण विधियां सम्मिलित हैं, संविधान संशोधन अधिनियम सम्मिलित है, या विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां? तो ए और सी ये दोनों ही सही हैं, जबकि संविधान संशोधन जो अधिनियम है ये आर्टिकल नंबर 368 में आएगा, 13 में काउंट इसे नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, कि ए और सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना है? तो किसको नहीं माना है? मौलिक कर्तव्यों को नहीं माना है। अगले प्रश्न को देखेंगे।
आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है और आप लोगों ने कितने दोस्तों के साथ शेयर किया। ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों ने कितने दोस्तों के साथ शेयर किया जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं कि उनके पास भी ये चैनल जरूर पहुंचा हो। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित है। जैसे देश की रक्षा करना, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, आयकर का भुगतान और हिंसा से दूर रहना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 1, 2, 4 तो है, लेकिन आयकर का भुगतान करना या मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान देना, मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में आता है, जबकि आपका जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आता है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा कि नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 92, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव, वेबल प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या राजगोपालाचारी प्रस्ताव। तो आप देखोगे क्रिप्स प्रस्ताव में जो है कि संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात की गई थी, लेकिन गठन जो किया गया था वो किया गया था आपके कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था, कब आया था ये मिशन? 1946। तो 1946 में जो है कि इसके गठन की बात की गई, मतलब गठन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसकी पहली बार बात कब की गई, तो क्रिप्स मिशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बातें की जाती हैं वो आपके 93 का हो जाएगा डी, यानी कि ये हो जाएगा आपका भाग 8। मैंने आपको पहले ही बताया कि रोमन नंबरों को आप समझ लीजिए ताकि आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये आर्टिकल नंबर 239 से 241 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है। संघ का विघटन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्य संघ से पृथक हो सकते हैं? यह भी नहीं। संघ अनश्वर है? ये सही है, क्योंकि संघ अनश्वर है। और संघ एवं राज्य अनश्वर है? ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य का नश्वर होता है, राज्य को विघटित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 95। तो देखते हैं 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? बिल्कुल होता है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना? यह भी होता है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना? यह बिल्कुल नहीं है। डीपीएसपी का यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम एक धार्मिक जो है कि राज्य की स्थापना करें। अगले प्रश्न को देखते हैं 96, निम्नलिखित युग्मों में से, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। शासन प्रणालियाँ हैं और आवश्यक गुण हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है। कैबिनेट शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है? यह भी सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण होता है? यह भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है, वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि यह अभी तक का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में किया गया था आयोजित, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? 1938। और साथ ही साथ त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में ये जीत तो गए थे, लेकिन किसी विवाद की वजह से इन्होंने छोड़ दी अध्यक्षता, और फिर ये अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 में त्रिपुरी की सौंप दी गई। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता। नागरिकता की जा सकती है, ओके। और अगर नए राज्यों के निर्माण की बात करेंगे तो नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को आप संशोधित नहीं कर सकते साधारण बहुमत से। इसमें तो अगर आपको राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को संशोधित करना है तो आपको राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से सहमति, तभी ये काम हो सकता है। और 6वीं अनुसूची में भी किया जा सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 98 का? सी, कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है 99, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है प्रस्तावना के संबंध, और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर संशोधन नहीं किया गया होता तो 42वें संविधान संशोधन से कैसे इसमें 3 शब्द जुड़ जाते भाई। तो संशोधन तो किया जा सकता है, तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, इसलिए 99 का ए हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करना, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत, ये आपके आर्टिकल नंबर 17 में आता है, तो ये तो बाहर हो गया। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करना, तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आता है, ये भी अलग हो जाएगा। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध करना, ये सही है, तो 1 और 4 सही होगा, अर्थात स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 100 का ए। तो 100 का ए जो है कि आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। तो आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में भी है, कनाडा में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संघात्मक न होके एकात्मक सरकार चलती है, यानी यहाँ पे केंद्र के पास ही सबसे अधिक शक्तियाँ होती हैं, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं, या यूँ कहें कि नगण्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है और ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करती है। तो दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक ही व्यवस्था करती हैं, यानी एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। और क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे, राज्यपाल अपने क्षमा दान की शक्तियों का प्रयोग करता है, किस आर्टिकल का प्रयोग करके, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो आर्टिकल नंबर 161 का प्रयोग करके राज्यपाल क्या करते हैं, क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम पूछें राष्ट्रपति जो है कि, तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 72 का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए क्षमादान शक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो नागरिकता की बात अगर हम करेंगे तो ये पहली चीज़ तो भाग 2 में आती है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद नंबर 11 में ही संसद को जो है कि शक्ति प्रदान की गई है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बना सकती है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है, यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब कर रहा है तो भी ये आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन माना जाएगा। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, तो जो व्यक्ति प्रमाणित रूप से सर्टिफाइड रूप से पागल है उसको आप कारावास नहीं दे सकते, क्योंकि उसने जानबूझ के कोई कृत्य नहीं किया है, बल्कि वो अनजाने में या उसकी अक्षमता के आधार पर यह कृत्य किया गया है, तो बी भी सही है। और यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है तो यह भी गलत है। तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि अगर तीनों ही कर्तव्यों का अगर कोई पालन नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों के में से कौन सा एक लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 79 संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा में जो है कि क्या दिया गया, लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें जो है कि निर्धारित की गई हैं। तो एससी को मिली हैं कितनी सीटें, 84, और 47 जो सीटें मिली है वो एसटी को मिली हैं। तो ये लोकसभा में ये प्रोविज़न था 79 संवैधानिक संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 107 हम लोग देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है 107 में, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। बिल्कुल सही बात है, और भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था, यह भी सही है। तो इसलिए 107 का हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं और जो है कि एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 107 का हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है और यह किसके अनुसार है। मतलब मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, तो यह बिल्कुल बात सही है क्या।
तो आगे देखते हैं, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब ही हो गया कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। सांसद के रूप में तो वो जनता से चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे ही तो कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हो गए? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब उन्हें हटा सकता है, प्रसाद पर्यंत भी बने रहते हैं। तो 108 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पर हम लोग चलेंगे। बस दोस्तों जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन बात वही है ना कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से नए नए क्वेश्चन को भी बताना है, जो प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी चर्चा करनी होती है। तो इसीलिए हम इसको बहुत कोटा पूर्ति या बहुत छोटा नहीं कर सकते कि बस आए और प्रश्नों को पढ़ा और चल दिए। कुछ चीज़ें बतानी भी होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों का प्यार और साथ रहेगा तो लंबी वीडियो ही सही, लेकिन क्वेश्चन आपके पूरे होने चाहिए ताकि आप पीसीएस प्री को इस बार फोड़ के आएँ और आराम से फिर मेंस लिखें। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गोवा वाले बीच पे है दोस्तों, जो कि पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। और आज भी गोवा के बीच पे क्या क्या देखने को मिलता है आप लोगों को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, शराब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फेनी मिलती है। आप लोगों का दिमाग बहुत जाता है गलत जगह। क्वेश्चन नंबर 110 है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी सही है। और 110 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है? राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं। सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि जो एकात्मक संविधान होते हैं वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं होती बल्कि संसद की सर्वोच्चता होती है। और ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक संविधान है एक तरीके से, वैसे तो संविधान है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे संसद ही सर्वोच्च है और एकात्मक शासन व्यवस्था भी है। जबकि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ का लक्षण है? तो हम कह सकते हैं ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। किसका? संघात्मक व्यवस्था का। तो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 112। आइए 112 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो संविधान का आधारभूत ढांचा केशवानंद भारती वाद में घोषित किया गया था 1973। और अगर आपको दोस्तों प्रश्न में ऑप्शन अगर ये ना मिले तो आगे चल के आप देखोगे कि इसका मिनर्वा मिल्स केस को भी घोषित किया गया है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट मान लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन की जगह आप ए ऑप्शन मानिए, क्योंकि विधि के शासन की बात कर रहा है तो इसको मिनर्वा मिल्स केस में ही शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। पूछा जा रहा है 113 में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत वाले की हमें पहचान करनी है। तो देखते हैं क्या गलत होता है यहाँ पे। महिलाओं को मताधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था, सही है। प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई, यह भी सही है। भारत परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, यह गलत है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो समाप्ति हुई थी वो 1935 के द्वारा की गई थी, न कि 1919 के द्वारा। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा की गई थी, यह बात सही है। और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में कलकत्ता में की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा ही किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई साहब थे। अगला प्रश्न है 115। पूछा जा रहा है आपसे, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान करता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा कैसे भारत का संविधान कर रहा है? क्योंकि आर्टिकल 32 भारत के संविधान में ही वर्णित है और जो स्वयं में एक मौलिक अधिकार भी है, तो इसी के द्वारा तो की जा रही सुरक्षा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? भारत में भी दो सदन है, ब्रिटेन में भी दो सदन है और अमेरिका में भी दो सदन है, लेकिन चीन में जो है कि दो सदन नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक ही सदन होता है और जिसे एक सदनीय प्रणाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 117 नंबर, देखते हैं हम लोग 117। सीमा पारी भारतीय नागरिकता यानी ओसीआई निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों यानी भारतीय मूल के लिए दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए ओसीआई के कार्ड धारक व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली 1976 पारित की गई थी? तो ये डीपीएसपी का कार्य है और डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट्स में तो आर्टिकल नंबर 23 जिसमें जो है कि बाल मजदूरी जो दी जाती है इस पर जो है कि फोकस किया गया और अनुच्छेद 23 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम होते थे इसके लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 लाया गया। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया है? तो आप देखोगे बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं है, तो डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा सही जवाब, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है जो है कि, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी आंसर होगा कि 371 में सिक्किम के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि किसके लिए की गई 371 में? तो अगर हम लोग चर्चा करें इस पर तो आंध्र प्रदेश में जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की शक्ति प्रदान की जाती है संसद को। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को माना गया है क्या? राज्यों का एक संघ माना गया है, यानी इंडिया विच इज स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा, तो भारत को जो है कि राज्यों का संघ माना गया है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यह भाव संविधान में कहाँ से मिलता है? तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 123 का सी हो जाएगा। उद्देशिका में कहा गया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि न तो आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा, न बाहरी मामलों में किसी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा। तो 123 में कहा गया है, सी वाले में, उद्देशिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है? तो कौन सा इसका जो है कि नहीं है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है कि आर्टिकल नंबर 43A में जोड़ा गया है और ये आपका डीपीएसपी है। बाकी सभी के सभी क्या है? मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को दायर किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126। अप्रैल 2022 में, अब यहाँ पे देखेंगे आप करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास सतत समाधान जो है UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के संबंध में सबसे खुशहाल देशों की सूची में न्यूजीलैंड प्रथम था। इस सूची में भारत का स्थान 136वां था। दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे कम खुशहाल देश था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, कि केवल इसमें दूसरा ही कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो सबसे खुशहाल देश की सूची में न्यूजीलैंड नहीं था बल्कि फिनलैंड था। क्या था? न्यूजीलैंड ना होके फिनलैंड था। और जो सबसे कम खुशहाल देश था वो दक्षिणी सूडान ना होके अफगानिस्तान था। कौन था? अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, इससे पहले का जो हमने पेपर कवर किया था, जो टेस्ट नंबर 1, तो उसमें आपने देखा कि फरवरी मार्च का करंट अफेयर्स था, और टेस्ट नंबर 2 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स, अप्रैल मई। और धीरे धीरे हम लोग जो है कि बढ़ते चलेंगे और मई के जो है कि मतलब 2022 के लास्ट 7 से 8 महीने और 2023 के भी लगभग 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स को टेस्ट पेपर के माध्यम से कवर करेंगे, जो प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 127, देखते हैं।
पूछा जा रहा है गिलबर्ट एफ होंगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया। ये किस अफ्रीकी देश से चुने गए हैं? तो टोगो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पे आप लगा लीजिए। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। जब किसी निदेशक या डायरेक्टर या अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो पूछ लिया जाता है कि उनके नाम क्या है या वो किस देश से हैं। तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। संगठन क्या है? ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे टोगो से ये नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है ऑस्कर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 2022 भी आपको याद रहना चाहिए और 2023 भी हम लोग कराएंगे तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ थे। तो तीनों ही कथन सही सुमेलित हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है यूनेप UNEP द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित करती है? और ये प्रश्न पिछली बार पीछे से पूछ भी लिया गया है। मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है कि सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर ना दोस्तों, वेट इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ढाका हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है। अगर हम भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को जो है कि पहला स्थान दिया गया है और पूरी दुनिया में इसको सेकंड पोजीशन दी गई है। लेकिन अगर भारत में सबसे ज़्यादा शोर या नॉइज़ करने वाला जो राज्य है, शहर है, वो मुरादाबाद हो जाएगा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 30 है 130 COP4 मिनीमाता सम्मेलन जो हो रहा है इस समय COP4, इसका आयोजन मार्च 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में इसका जो है कि आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। क्या किया गया? वर्ल्ड बैंक, जिसमें क्या होगा दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडे के संरक्षण हेतु जो है कि जो धनराशि प्राप्त होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी एक विज्ञप्ति के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 5 अक्टूबर सही जवाब हो जाएगा, 5 अक्टूबर। इसी दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ए हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 की प्रायोजक कंपनी कौन सी है जो भारत की है? वो बाइजू है। क्या है? बाइजू। तो सही आंसर हो जाएगा बाइजू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, हाँ 134 हो गया। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स डस्टलिक संयुक्त रक्षा अभ्यास के संबंध में सत्य है? तो पहली चीज़ भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित की जाती है। तो आप कहोगे बिल्कुल, जो एक्सरसाइज डस्टलिक है वो भारत उज्बेकिस्तान के बीच होती है और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के यांगियारिक नामक शहर में किया गया था। तो यह भी सही है, 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया गया था। तो सी आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस एक को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जब सबसे प्रदूषित राजधानी की बात आएगी तो हमारी प्यारी नई दिल्ली भारत की आ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कि दोस्तों प्रदूषित राजधानी है हमारे भारत की छोड़ो दुनिया की भी है। क्वेश्चन नंबर 137 है नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की के द्वारा मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 138 है अप्रैल 2022 में निम्न में से किस एक देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? किस एक देश को भगा दिया गया? रूस को भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रसिया के वार की वजह से कई सारे मानवाधिकारों के संस्थाओं के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और इसे भगा दिया गया UNHRC से। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे अब 139। बस 10 मिनट के अंदर दोस्तों ये खत्म हो जाएगी क्लास, 5 मिनट में ही। देश के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। ये प्रश्न आपके लिए है कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहाँ ओपन की जा रही है? इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में रूस शीर्ष पर रहा है और इस सूची में भारत का स्थान द्वितीय रहा है। तो आप देखेंगे कि 140 का जो हो जाएगा डी, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो सैन्य खर्च की बात करेंगे तो सबसे अधिक सैन्य खर्च कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है, पहले नंबर पे तो यूएसए है। और अगर हम बात करेंगे कि इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो बात आती है दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो दूसरा स्थान हो जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना का। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है? तो नैस्कॉम का अध्यक्ष 2022-23 के लिए कृष्णम रामानुजम को चुना गया। कृष्णम रामानुजन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा भारत, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के प्रथम चरण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो राज महेंद्र वर्मम यानी आंध्र प्रदेश में किया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का प्रथम चरण का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 144 है, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हो जाएगा 131। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 131। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO द्वारा ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा कवच। क्या होगा इसमें कि मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है ट्रेन नंबर 1 और एक ट्रेन इधर से आ रही है ट्रेन नंबर 2, दोनों एक ही ट्रैक पे हैं, तो आपस में इनके बीच में क्या होगा, एक निश्चित दूरी पर आके जो है कि रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा कवच के माध्यम से इनको सिग्नल मिल जाएगा कि हम दोनों ही ट्रेन एक ही पटरी पर हैं। तो ये एक्सीडेंट रोकने की प्रक्रिया में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका। और क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, 22 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? 2022 की थीम पूछी जा रही है। तो भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, एक ऐसा अदृश्य जल जो भूजल है उसको दृश्य बनाना, यानी उसकी वैल्यू को जो है कि क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के। और इसका जो नाम रखा जाएगा वो क्या होगा? इंद्रायणी मेडिसिटी नाम रखा जाएगा, जहाँ पे सभी सुविधाएं जो है कि मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से, होल्ड कीजिएगा दोस्तों एक मिनट। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाली प्रथम महिला गेंदबाज बन गई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत की झूलन गोस्वामी जी 250 विकेट हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं जो पूरी दुनिया में विकेट हासिल किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 149 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये बोध गया में किया जा रहा है, बिहार में। तो ये थी दोस्तों टेस्ट नंबर 2 की सीरीज़, और आज शाम में जो है कि आपको दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी जो मैम कराएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब प्लीज़ वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करें।